Hello and welcome to the knowledge source. RBI has drafted a circular for government owned NBFC to circulate their dividends for RBI। तो आज के सेशन में हम जानने की कोशिश करेंगे कि आरबीआई का जो ये न्यू अभी ड्राफ्ट सर्कुलेट हुआ है और उसमें जो भी डिविडेंड्स एनबीएफसी को जिस तरीके से उसको रेगुलेट करती है और वो डिविडेंड्स आरबीआई को ये जानना है और ये किस तरीके से वर्क करता है। ये सिर्फ गवर्नमेंट ओन्ड एनबीएफसी के लिए सिस्टम लाया गया है। तो आज के सेशन में हम ये डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, आप हमारे टेलीग्राम चैनल और फेसबुक चैनल से आकर जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन्ड है। सो देखिए, अभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रिसेंटली एक ड्राफ्ट सर्कुलर जारी किया है, जहां पे ये बताया गया है कि जो भी डिविडेंड्स एनबीएफसी यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज की आती है, उनकी जो ये डिविडेंड्स है वो डिक्लेयर करें। और स्पेशली ये गवर्नमेंट ओन्ड एनबीएफसी की बात कर रहा हूं मैं। और इसमें ये भी बोला गया है कि जो क्राइटेरियाज आरबीआई के द्वारा दिया जाएगा, अगर वो फुलफिल करती है एनबीएफसी, तो उसको अपना डिविडेंड्स है वो डिक्लेयर करना पड़ेगा। सो अगर मैं बात करूं, ये प्रोपोज्ड नॉर्म जो है उसमें एनबीएफसी को, ये आरबीआई का ये सर्कुलेशंस में ये मेंशन्ड है कि एनबीएफसी जो कि प्रिस्क्राइब्ड प्रूडेंशियल रिक्वायरमेंट जो है आरबीआई का, उसमें अगर ये मैच करती है या फिर जो भी उसकी रिक्वायरमेंट है अगर उसको फुलफिल करती है, तो उसको अपना डिविडेंड जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से करती है या कितने करती है उसको डिक्लेयर करना पड़ेगा। सो अगर मैं आपको जानने से पहले, आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि डिविडेंड क्या होता है, क्योंकि अगर मेनी ऑफ यू विल नॉट नो कि व्हाट इज डिविडेंड। तो देखिए, सबसे पहले तो डिविडेंड जो होता है एक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट होता है, जो कि कोई भी कॉर्पोरेट कंपनी, स्पेशली अगर मैं एनबीएफटी के कॉन्टेक्स्ट में भी बात करूं, मान लो अगर एनबीएफसी कंपनी जो भी पैसा कमाती है, तो साल के या अंत में जो भी टर्नओवर होता है उसमें जो भी शेयर होल्डिंग है, उसमें वो पैसे जो होते हैं वो डिविडेंड उसको सर्कुलेट किए जाते हैं प्रॉफिट्स, तो उसे हम बोलते हैं डिविडेंड्स। और ये जो अर्निंग होता है ये डिफरेंट फॉर्म्स में हो सकते हैं, जैसे कि अगर बात करूं कैश पेमेंट हो सकता है, स्टॉक्स हो सकता है, या कुछ भी। तो इन सेंस में जो भी मनी अर्न किए जाते हैं और जो प्रॉफिट पे वो उस अपने शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है, उसे हम बोलते हैं डिविडेंड। और जो भी अमाउंट जो डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है, जो अमाउंट मतलब डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट करने के बाद जो अमाउंट बचता है, या फिर जो मान लो एग्रीमेंट होता है, उसको री इन्वेस्ट किया जाता है, ताकि वो जो भी कंपनी है या एंटिटी है उसको फिर से रीग्रोथ, या उसमें अगर कैपिटल की इंपॉर्टेंट है तो उसको कैपिटल उसको मिले और फिर से वो अपना ग्रोथ को इंटैक्ट कर सके। तो ये होता है डिविडेंड। सो अभी देखते हैं कि जो आरबीआई का सर्कुलर है उसमें कौन कौन से ऐसे नॉर्म्स है। देखिए, ये अगर मैं पूरी अगर नॉर्म्स आपको समझाता तो थोड़ा ज्यादा ये टेक्निकल हो जाता, लेकिन एक दो पॉइंट के साथ मैं आपको समझा देता हूं कि बेसिकली ये क्या है ऐसे नॉर्म्स है जो आरबीआई ने दिए हैं। देखिए, सबसे पहले आरबीआई ने बोला है कि कैपिटल एडिक्वेसी और लेवरेज रेशियो के बारे में, जहां पे अगर कोई नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी जो है, अगर वो प्रिस्क्राइब्ड मिनिमम कैपिटल एडिक्वेसी या लेवरेज रेशियो के साथ मैच करती है, तो उसमें उसको अपना जो डिक्लेयर है डिविडेंड उसको डिक्लेयर करना पड़ेगा। सो अगर मैं देखूं, इसमें आरबीआई ने बोला है कि जैसे नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी जो है डिपॉजिट लेती हैं, या फिर सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी जो है, अगर उनका सीएआरआर जो है, सीएआरआर का मतलब होता है कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, और इसको सीएआरआर का अगर आप फुल फॉर्म जानना चाहते हैं तो ये होता है कैपिटल टू रिस्क एसेट रेशियो। ठीक है, अगर वो 15% से कम है, ठीक है, अगर 15% या 15% से कम है लास्ट 3 इयर्स में, तो उनको अपना ये कैपिटल जो भी डिविडेंड है उसको डिक्लेयर करना पड़ेगा। सो ये सीएआर क्या होता है, देखिए, ये होता है रेशियो जो भी बैंक का कैपिटल होता है, और उसमें जो वो रेशियो रिस्क उसको अगर कोई बैंक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है, वो जो कोई भी अपना एसेट उसकी कुछ प्रोपोर्शंस जो है उसको रिस्क पे ले जाती है और उस रिस्क से वो पैसा कमाती है, तो उसे बोलते हैं हम कि वो रिस्क जो फैक्टर होता है रेशियो ऑफ बैंक कैपिटल टू रिस्क एसेट, सो इसे बोलते हैं हम बैंक कैपिटल टू रिस्क, और इसे बोलते हैं हम CRAR। सो इसे हम बोलते हैं CAR भी बोलते हैं। बेसिकली CAR का मतलब होता है कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। सो अगर देखें, ये अगर क्राइटेरिया फुलफिल करती है कि CRR जो है 15% या 15% से कम है लास्ट 3 ईयर में, तो इस साल तो जो भी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज है उसको अपना डिक्लेयर करना पड़ेगा डिविडेंड। इसके बाद जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट अगर किसी एनबीएफसी का 6% या उससे कम है, अगर लास्ट 3 साल के बारे में बात करूं, तो उसमें जो भी अकाउंटिंग ईयर को इंक्लूडेड करके, तो इसमें जो भी कंपनी है एनबीएफसी उसको अपना डिक्लेयर करना पड़ेगा डिविडेंड। तो ये ऐसे कुछ क्राइटेरिया है जहां पे आरबीआई ने ये सर्कुलर जारी किया है। अभी हम देखते हैं कि जो ये क्यों इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया गया है आरबीआई के द्वारा, ये हमारा कॉन्टेक्स्ट है, ये भी आपको समझना पड़ेगा कि एनबीएफसी को क्यों ये डिविडेंड जो है क्यों ये डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो देखिए, सबसे पहले तो अभी आप देख रहे होंगे कि अगर
अगर पेंडेमिक में हम भी देखें अभी रिसेंटली जो कोरोना वायरस हुआ उसमें एनबीएफसी ने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल, या मैं बोलूं एक इंपॉर्टेंट एक पॉइंट की तरह काम किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए, चाहे वो सर्कुलेशन ऑफ मनी हो जो कि लोगों तक पहुंचे। तो इन सब सिनारियों को देखते हुए अभी तो ये रोल ऑफ एनबीएफसी जो है इकोनॉमी में हमारा बहुत तेजी से इंक्रीज हो रहा है। सो गवर्नमेंट आरबीआई को या गवर्नमेंट को ये लग रहा है कि जो ये फास्ट चेंज से एनबीएफसी को चेंज हो रहा है, तो इसमें एक रेगुलेशन मैकेनिज्म की जरूरत है एनबीएफसी पे, ताकि ये एनबीएफसी कहीं कहीं ना कहीं ज्यादा बैड नॉन परफॉर्मिंग एसेट में कन्वर्ट ना हो जाए या फिर बैड बैंक में कन्वर्ट ना हो जाए। तो इस सब सिनारियोज के चलते है आरबीआई ने ये सर्कुलेशन जारी किया है। इसके बाद अभी देखिए ये जो ड्राफ्ट प्रोविजन है एनबीएफसी के लिए, ये क्या करेगा कि बैलेंस शीट जो भी अगर एनबीएफसी की है उसको कहीं ना कहीं ये इंप्रूव करेगा, और जो भी लेवरेज रेशियो है जो कि एक एनबीएफसी अपना कुछ मनी जो रखती है, कुछ रेसेट उसको रिस्क पे ले जाती है ताकि उससे कुछ जो भी मनी कमाया जाए या प्रॉफिट्स उसको फिर एनबीएफसी को चलाने में मदद आएगा। तो जो भी ये रिस्क एसेट्स ले जाती है तो उसमें क्या होता है कई बार ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट में जाने का चांसेस रहता है। तो इस सिनारियो को देखते हुए फ्रेश लैंडिंग जो भी होगा उसको गवर्नमेंट ये क्या करेगी, अब अभी मान लो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है वो अपना ज्यादा जो एसेट है वो रिस्क फैक्टर पे लेके जा रही है, उससे पैसा कमा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर मान लो नॉन परफॉर्मिंग एसेट में वो कन्वर्ट हो गया तो उसमें बहुत सारे जो वहां पे पैसे लगाए उनका बहुत नुकसान हो सकता है। तो इसलिए ये ट्रांसपेरेंसी मैकेनिज्म लाने के लिए यहाँ पे गवर्नमेंट जो है वो जो भी गवर्नमेंट ओन्ड एनबीएफसी है उनको अपना ये डिविडेंड डिक्लेयर कि कितना आपका प्रॉफिट हुआ, कैसे आपने सर्कुलेट किया, इसके लिए। ठीक है, तो ये क्या करेगा कि बेटर प्रोविजंस जो भी हमारी जो अगर एनबीएफसी की जो अगर एसेट है वो एनपीए की तरफ मूव कर रही है तो उसमें वो फिर से फ्रेश लिक्विडिटी लाया जा सकता है या फिर इंजेक्शन ऑफ कैपिटल लाया जा सकता है जिसको फिर उनकी वर्किंग एफिशिएंसी इंप्रूव हो सके। इसके बाद ये जो मैकेनिज्म है या फिर मैं बोलूं ड्राफ्ट है, ये एक ट्रांसपेरेंसी और यूनिफॉर्मिटी क्रिएट करेगा और जिससे क्या हो सकेगा कि आरबीआई जो है इसको पूरे तरीके से वॉच कर सकेगी। तो ये अभी एनबीएफसी के मेजर फैक्टर है कि ये जो इंपॉर्टेंस है इसका बढ़ रहा है हमारी बैंकिंग सेक्टर में, क्योंकि ये ग्रो कर रहा है और इसकी जो पहुंच है वो लास्ट माइल ऑफ द पीपल तक है। तो इसलिए एनबीएफसी पे ये ज्यादा रेगुलेशंस आ रहे हैं। सो अगर अब देखिए ये जो भी कुछ बड़े एनबीएफसी हैं, अगर आप देखिए उनके जो बात करूं मैं किस तरीके के डिविडेंड्स या फिर किस तरीके के मनी उसने यूज किया है, अगर बोलूं मैं लास्ट 5-6 सालों में, तो ये बजाज कुछ यहाँ पे आपको मेंशन है, जैसे बजाज फाइनेंस है, एचडीएफसी हो गया, एलएनटी हो गया, महिंद्रा हो गया, मुथूट फाइनेंस हो गया। इसमें अगर आप देखिए ये कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है, ठीक है, सीएआर जिसे हम बोलते हैं, कितना मनी उसने लगाया रिस्क फैक्टर पे और उससे पैसा कमाया। इसमें है डिविडेंड पे आउट रेशियो, जो पैसे उन्हें डिस्ट्रीब्यूट किए, और नेट बैंड बैड लोन रेशियो जो एनपीए में कन्वर्ट हो गए। देखिए तो यहाँ पे है आप कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, सपोज बजाज फाइनेंस जो है उसने अपना लार्जेस्ट ऑफ शेयर जो है वो क्या किया, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो यानी कि रिस्क फैक्टर पे ले गए वहां से पैसे कमाने के लिए। इसके यहाँ पे देखिए आप डिविडेंड पे रेशियो, यहाँ पे ये जो है फैक्टर कि यहाँ पे इतने मनी जो है उन्होंने अपने जो भी शेयर होल्डिंग है उनको उनमें डिस्ट्रीब्यूट किया, और ये जो कुछ फैक्टर है वो बैड लोन में कन्वर्ट हो गया। ये आप देख सकते हैं थ्रू आउट ये ग्राफ, आपको ध्यान से इसको पॉज करके देखिए। तो ये सब कुछ सिनेरियोज हैं जिसके चलते ने आरबीआई ने ये सर्कुलेशंस जारी किया है, और इसे वी रियली होप कि एनबीएफसी को इसको फिर से स्ट्रेंथन करने में थोड़ा मदद मिलेगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे। मैं आशा करता हूं कि आपको इस सेशन में कुछ नया सीखने को मिला होगा। सो थैंक यू एज ऑलवेज फॉर ज्वाइनिंग।